हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम आज क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 लेके आए हैं, जो है न्यायपालिका। ठीक है। और पिछले वीडियो में जब हमने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था, अगर उसमें कोई डाउट हो तो आप सब मुझे एक बार कमेंट करके बता दें। और भी कोई दिक्कत हो तो आप दोबारा वीडियो देख लीजिए। मैं इतना बता रही हूँ कि आपको फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। अब जितनी भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो चलिए हम आगे, आज हम चैप्टर नंबर 6 है उसको पढ़ना शुरू करते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। देखिए, हमने चैप्टर नंबर 4 में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायपालिका के बारे में जान लिया था कि कानून लागू करने में ये कैसे सहमत होते हैं। ठीक है, तो मैं उस बात को बार बार रिपीट नहीं करूँगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाके देखिए, आपको वो क्लियर हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं कि विधायपालिका, न्यायपालिका क्या है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। देखिए, न्यायपालिका वही होता है जो मतलब कि हमारे कानून लागू करने में चर्चा करता है। ठीक है, न्यायपालिका वही होती है जैसे कानून लागू, जब कार्यपालिका लागू करता है तो न्यायपालिका में जाता है। ठीक है, न्यायपालिका में उस पर विवाद होने के लिए, बात चर्चा होने के लिए जाता है। ठीक है, उसके बाद वो कानून लागू हो जाता है। ठीक है, तो हम चलते आगे बढ़ते हैं कि हम पढ़ेंगे कि हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए। ठीक है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए हमें जानते हैं। हर समाज में व्यक्ति के बीच समूहों के बीच, व्यक्ति या समूह तथा सरकार के बीच विवाद उठते हैं, आम सी बात है। इन सभी विवादों को कानून के शासन में सिद्धांत के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाता है। ठीक है, अब इसमें बात ये हो गई अब कि सरकार के बीच, कोई समूह के बीच, व्यक्तियों के बीच जब कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसकी समस्या का हल कौन करता है? न्यायपालिका करती है। ठीक है, इसलिए हमें जो स्वतंत्र न्यायपालिका चाहिए ताकि वो निष्पक्ष रूप से किसी का फैसला कर सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कानून का शासन का भाव यह है कि धनी और गरीब, स्त्री और पुरुष तथा अगड़े और पिछले सभी लोगों पर एक समान कानून लागू हो। ठीक है, न्यायपालिका प्रमुख भूमिका है कि वह कानून के शासन की रक्षा, कानून की सर्वोच्च को सुनिश्चित करें। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि देखिए, जो न्यायपालिका है हमें स्वतंत्र इसलिए चाहिए कि ऐसा ना हो कि वो किसी गरीब को छोड़कर अमीर का साथ दे, औरत को छोड़कर पुरुष का साथ दे, और उसके बाद समूहों को छोड़कर सरकार का साथ दे, किसी व्यक्ति को छोड़कर किसी समूह का साथ दे, तो किसी जाति को छोड़कर किसी धर्म का साथ दे। तो ऐसा ना करे कार्यपालिका, इसलिए हमें स्वतंत्र कार्यपालिका, न्यायपालिका यानी आज़ाद कार्यपालिका चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो न्यायपालिका की क्या क्या स्वतंत्रता होती है हम इसमें ये जानेंगे। तो जानते हैं हम। देखिए, पहले तो हमने जान गए कि वो क्या करता है। न्यायपालिका करता है। ठीक है, न्यायपालिका का क्या कार्य होता है? न्यायपालिका का कार्य होता है कि वो न्याय करे, निष्पक्ष रूप से करे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या उसकी स्वतंत्रता है वो जानेंगे। पहला जो है हमारा, वो है सरकार के अन्य दो अंग, विधायपालिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों को किसी भी प्रकार की बाधा न पहुंचाए ताकि वह ठीक ठाक न्याय कर सके। ठीक है, न्यायपालिका, कार्यपालिका देखिए कानून लागू करता है, ये विधायक का कानून को क्या करता है? सुरक्षित करता है, और न्यायपालिका क्या करता है? कानून पारित करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये सरकार के 3 अंग होते हैं, ये जानते हो, सब जानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों अंग, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसमें किसी तरह से बाधा उत्पन्न ना करे,
तो उसकी आज़ादी किसे दी गई है? न्यायपालिका को दी गई है। इतना समझ में आ गया। आगे है हमारा सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णय पर निष्पक्ष हस्तक्षेप ना करें। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सरकार के अन्य अंग जो विधायपालिका कार्यपालिका की बात हो रही है, विधायपालिका और कार्यपालिका इसके हर काम में कोई भी काम हो उस पर हस्तक्षेप ना करे कि भाई तू ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है। तो मतलब कि ऐसे क्या होगा कि वो उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसकी आज़ादी किसे दी गई है? न्यायपालिका को दी गई है कि उस पे उसके काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, आगे है न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के न्याय कर सके। ठीक है, उसको अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग या किसी भी समुदाय के साथ किसी भेदभाव ना करे। ठीक है, वो आज़ाद है, वो पूरी तरह से किसी का भी भय नहीं है, उसको डर नहीं है। वो किसी जो भी न्याय करेगा वो निष्पक्ष रूप से करेगा। ठीक है, कि ये आज़ादी किसको दी गई है? न्यायपालिका को दी गई है। इतना समझ में आ गया। अब आगे आता है न्यायाधीशों की नियुक्ति, कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किस तरह से की जाती है वो हम इसमें जानेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। न्यायाधीशों को नियुक्ति कभी भी राजनीति एक रूप से निर्वाधित नहीं कर रही। ठीक है, यह राजनीति प्रक्रिया का एक हिस्सा है। यह बात आप जानते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है? ठीक है, आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट में रिप्लाई करें, मैं बता। देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में वर्षों से परंपरा बन गई है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्त किया जाएगा, लेकिन इस परंपरा के दो बार तोड़ा गया है। ठीक है, क्या होता है कि कोई भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसे 10 साल उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बना होना चाहिए। ठीक है, देखिए 1973 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर न्यायमूर्ति A.N. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। फिर 1975 में न्यायमूर्ति H.R. खान के पीछे छोड़कर M.H. बेल को नियुक्त किया गया। ठीक है, ये क्या हुआ कि उनके साथ भेदभाव किया गया था एक दो जगह पर। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है, आप याद रखिएगा ये बात। आगे हमारा 1982 से 1998 के बीच यह विषय बार बार सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया। शुरू में न्यायाधीश का विचार था कि मुख्य न्यायाधीश का भूमिका पूरी तरह से सलाहकार की है, लेकिन बाद में न्यायाधीशों का मानना है कि न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति की जरूरत माननी चाहिए। ठीक है, ये बात है। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय में एक नई व्यवस्था की शुरुआत की गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ खास नहीं इसमें। आगे है न्यायाधीश की संरचना। ठीक है, न्यायाधीश की संरचना कैसे है? पहले है सर्वोच्च न्यायालय, फिर है उच्चतम न्यायालय, फिर उसके बाद है जिला न्यायालय, उसके बाद है अधीनस्थ। ठीक है, तो हम पहले सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे जो सबसे ऊपर है। तो देखिए, इसमें इनके फैसले सभी अदालतों को मानना पड़ता है। जितनी भी अदालत उसके नीचे बने हैं उन सबको मानना पड़ता है। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का तबादला भी करा सकता है। अगर इसका मन हो तो ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को तबादला करा सकता है। ठीक है, अगर वो सही से कार्य नहीं कर रहा तो। ठीक है, इसके बाद ये किसी भी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। ये किसी भी एक अन्य उच्च न्यायालय में चल रही मुकदमे को पूरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। ठीक है, अगर वो किसी भी मुकदमा चल रहा है, अगर वो उसे लग रहा है कि वो न्याय नहीं कर पा रहा तो वो किसी और अदालत में भिजवा सकता है। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे है हमारा उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय में क्या है? देखिए, निचली अदालतों को इसके फैसले मानने पड़ते हैं। ठीक है, सुनवाई कर सकता है। ठीक है, जो इसके नीचे अदालत है उनके मामलों में ये सुनवाई कर सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के नहीं। ये ऊपर नहीं जा सकता, नीचे जा सकता है ये, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय सबसे सर्वोच्च है, उसको सबकी बात माननी पड़ती है, ना कि उसको किसी की बात माननी पड़ेगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे है मौलिक अधिकारों को
बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है। अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो ये उसके लिए रिट जारी कर सकता है। ठीक है, आगे है राज्य को क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों को निपटा सकता है। ठीक है, आगे है अपने अधीनस्थ अदालतों को पर्यवेक्षण की और नियंत्रण करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये था उच्च न्यायालय, हमने सर्वोच्च न्यायालय की बात पढ़ी, अब ये था उच्च न्यायालय की। ठीक है, अब पढ़ेंगे जिला न्यायालय। देखिए, अब जिला अदालत क्या करता है, जिले में दायर मुकदमे पर सुनवाई करता है। ठीक है, निचली अदालतों को फैसले पर भी पर अपीली और सुनवाई करता है। ठीक है, गंभीर किस्म की आपराधिक मामलों पर फैसला देता है। ठीक है, कोई गंभीर फैसला है तो उस पर भी वो क्या करेगा, वो फैसला दे सकता है। अब आता है अधीनस्थ। तो देखिए, ये कोई न्यायालय नहीं है ये, लेकिन अदालत है, ये समझ लीजिए। लेकिन यहाँ पर कोई न्याय नहीं किया जाता, यहाँ पर कोई अदालत नहीं खड़ी होती, ये बात ऐसी होता है। यहाँ पर फाइल वाइल फॉर्म वॉर्म का काम होता है। ठीक है, अब देखिए, फौजदार और दिवालिया के मुकदमे पर विचार करता है। ठीक है, यहाँ पर कोई न्याय नहीं होता, यहाँ पर कोई मतलब फैसला नहीं सुनाया जाता, ये बस फाइल वगैरह ज़्यादातर रखा जाता है। और ये आपको जल्दी सुनने को भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप पूछा जाए कि न्यायालय कितने प्रकार के होते हैं तो वो 4 होते हैं। 3 मत लिख देना, 4 ही होते हैं। ठीक है, लेकिन इंसान को 3 ही याद रहते हैं। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। कितने क्षेत्राधिकार हैं, मौलिक, अपीली, सलाहकारी। ठीक है, अब देखिए और भी है इसमें, तो पहले हम जानेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है। ठीक है, मौलिक क्या है, यानी संघ और राज्य के बीच में तथा विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों को निपटाता है। ठीक है, यानी मौलिक अधिकार से संबंधित आपके जितने भी समस्या हो गई, जैसे आप किसी भी व्यक्ति की मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वो क्या करेगा, सर्वोच्च न्यायालय उस पर अगुवाई कर सकता है, उस पर फैसला सुना सकता है। इसके बाद होता है अपीली, दिवालिया या फौजदारी तथा संवैधानिक फैसलाओं से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमे की अपील करता है। देखिए, अधीनस्थ की बात हो गई, अधीनस्थ फौजदारी या दिवालियों को देख रेख करता है, तो उस पर भी क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई कर सकता है। ठीक, कर सकता है, करता नहीं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, आगे है सलाहकारी। सलाहकारी में होता है जनहित के मामलों का तथा कानून के मसले पर राष्ट्रपति की सलाह देता है। ठीक है, अब देखिए, जनहित या जो समस्या होती है उस पर क्या करता है, राष्ट्रपति की सलाह देता है। कौन देता है, सर्वोच्च न्यायालय। इतना समझ में आ गया। आगे है हमारा रिट। तो देखिए, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, ठीक है, निषेध आदेश, ठीक है, उत्प्रेषण लेखन आदि अधिकारों का जारी करना, ठीक है, करने का अधिकार। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार दिया गया है कि वो रिट जारी कर सकता है। ठीक है, अगर रिट वही होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वो उस पर फैसला सुनाए। ठीक है, एक कानून लागू करे, वही कानून, उस कानून को हम रिट कहते हैं। इतना समझ में आ गया। आगे है विशेषाधिकार। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे देखिए, विशेषाधिकार भारतीय भूभाग में किसी भी अदालतों पर पारित मामलों में या दिए गए फैसलों का एक्सप्लेनेशन लावे पिटीशन के तहत गई अपील पर सुनवाई करने की शक्ति। ठीक है, अब वो क्या करता है, कोई भी भूभाग यानी जमीन के संबंधित समस्या है तो उस पर क्या कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। क्या है उसको, अधिकार। ये सब क्या थे, हमने अभी तक पढ़ा, ये 5 जितने भी ये सारे 5 ये क्या थे, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। इतना समझ में आ गया आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी कोई समस्या हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दें। और